दिल चाह रहा था कि चीख-चीख कर उसे कहे तुम चुप कर जाओ, मुझे तुम्हें नहीं सुनना है, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी, मुझे इस समय किसी को नहीं सुनना है। ये लम्हे तो अब ख्वाब में क्या, जागती आँखों से भी नहीं सोचा करती थी। उसे यहाँ ज़िंदगी में फिर से आना पड़ेगा, वही सब कुछ फिर से सहना और देखना पड़ेगा। ये वहमो-गुमान में भी नहीं था। वो तो अब अपनी हर दुआ में ये कहा करती थी कि जिन राहों से गुजर कर वो यहाँ पहुंची है, अल्लाह उसमें से कभी भी किसी को ना गुजारे। लेकिन क्या पता था कि वो खुद ही फिर से यहाँ होगी और ऐसे होगी। इस बात का यकीन तो अब तक नहीं आ रहा था। वो शख्स जिसे उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा था, इश्क किया था, और वो खुद भी उससे मोहब्बत का दावा करता था, सब कुछ जानते बूझते उसे इस दलदल में धकेल चुका था। क्यों किया उससे ऐसा? मुंह पर बंधी पट्टी के बायस वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन सीन चीख-चीख कर दिल से सवाल कर रहा था। बेबसी में जकड़ी वो सिर्फ उसे सुन सकती थी, जो उसे किसी जंगजू की तरह हिदायत पर हिदायत देता, वो सिपह सलार बना हुआ था। मैं जानता हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुम सब कर सकती हो। वाह! आग की भट्टी में झोंक कर अब वो उसके यहाँ से सलामत निकल आने पर भी पुरयकीन था। मैं तुम्हारे साथ राब्ते में रहूंगा। बस शिप से बाहर निकलते ही तुम्हें मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। जैसे कहूँ एहतियात से करती जाना। बेहिस जालिम इंसान, वो उसे कैसे उन लोगों के हवाले कर सकता था? अगर ऐसा करना ही था तो पहले उसे क्यों बचाया था? और अगर अब ये सब करना था तो मोहब्बत का इजहार किस लिए था? उसे अब दुरान की किसी बात पर यकीन नहीं था। आंखों के सामने गुज़िश्ता चंद दिन के लम्हे गुजर रहे थे, जिसमें वो उससे अजीब तरह से सलूक कर रहा था। कभी छाँव बन जाता था तो कभी धूप। क्या ये दुरान का मकसद था, जिसके लिए उससे उसको पाकिस्तान तक नहीं जाने दिया था? काश उस वक्त उससे दुरान की कोई बात ना मानी होती, काश वो एहसान फरामोश बन जाती। बस तुम्हें किसी लम्हे भी कमज़ोर नहीं पड़ना। अच्छा, मैं फिर बात करता हूँ। बात करते हुए अचानक उससे राब्ता मुनक़ता कर गया। दिल खून के आंसू रोने लगा। जिस्म के हर खुलिये में उठती टीस की लहर, दिल में भरती घुटन और आंखों की चुभन। वो बहुत तकलीफ में थी। सुनो, घबराना मत। अचानक फिर से दुरान की आवाज़ कान में पड़ी और फिर खामोशी छा गई। खूब अंधेरा, गहरी खामोशी, सर्दी और बदबू। उसके हवास उसके ज़हन का साथ छोड़ रहे थे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दुरान के कहे आखिरी अल्फाज बंद होती आंखों में बार बार ज़हन दोहरा रहा था। सुनो, घबराना मत। स्याह पेंट कोट के नीचे सफ़ेद शर्ट और सूट टाई में मलबूस वो जहाज़ की सीट की पुश से टेक लगाए बैठा था। गहरी आंखों की वीरानी और चेहरे पर छाई उदासी। उसके मजबूत जिस्म में मौजूद एक अदद खालिस इंसानी दिल के जज्बात की खुम्मास थी। वो दिल जिसे वो हार चुका था। वो अजीब और जालिम नहीं था, बल्कि उसकी ज़िंदगी अजीब और गरीब थी। अहमद बेग साहब ने उसे कहा था कि खून के और दिल के रिश्ते ज़िंदगी जीने का सबब बनते हैं। जवेरिया से मोहब्बत को महसूस करने के बाद उसे भी ये लगा था कि वो अब ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन वो ऐसा बदकिस्मत था कि दिल का रिश्ता जिससे जुड़ा था, उससे सबसे गहरा रिश्ता होकर भी कोई रिश्ता नहीं था। वो एक तहकीकाती जासूस और फाइटर एजेंट था। जासूसों को आम तौर पर उनकी मुलाज़मत के बारे में किसी को भी आगाह करने की इजाज़त नहीं होती है। उससे उनके वक़ार, कुंबा या उनके दोस्तों के नुकसान का खतरा होता है। आईएसआई के अफ़सरान आम तौर पर कुछ कुंबा के अफ़राद को अपनी मुलाज़मत के बारे में बताते हैं। जहाँ काम होता है, ख़ास तौर पर उनकी अहलिया, वो अपने काम की हर तफ़सील पर तबादला ख़्याल नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पर मुनहसर है कि वो कहाँ काम करते हैं और वो काम किस नौइयत का है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। जवेरिया उसकी बीवी ज़रूर बनी थी, लेकिन एजेंसी की नज़र में ये सब उनके मंसूबे की और तहकीक का हिस्सा था। नूरान उसे सच्चे दिल से ना सिर्फ अपनी बीवी मान चुका था, बल्कि उससे मोहब्बत करने लगा था। लेकिन एजेंसी इस सब से बेखबर थी। जवेरिया उनके लिए एक कीमती मोहरा थी, लेकिन उसकी हर तरह से हिफाजत करना और जिंदा सलामत वहाँ से निकालना, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। ये एक खुफिया जंग होती है, जिसमें तमाम खेल दिमाग से और चुप छुपा कर खेला जाता है। इस जंग में सामने वाले को धोखा भी दिया जाता है और उसके साथ दोहरा खेल भी खेला जाता है। दरहकीकत ये बहुत हसास मामला होता है, क्योंकि बज़ाहिर तो ये सब बुरे लोगों का और जराइम पेशा लोगों का काम अलग रहा होता है, जो पेश पेश नजर आते हैं। लेकिन उसके पीछे ऐसे ऐसे लोगों का हाथ और सपोर्ट होती है, जो हल्की सी भनक पर पल भर में सूरत हाल बदल सकते हैं। ये लोग इतने ताकतवर होते हैं
क्या आप उनकी बुनियादें नहीं हिला सकते हैं? अलबत्ता वो आपको मसल कर रख सकते हैं। इससे अब एजेंसी को उनकी बुनियाद पर बनी इस इमारत को गिराना था। हार्वी और ब्रूस अपना काम करने के बाद छुप गए थे। उनको लग रहा था दुरान की जवेरिया के लिए खोज उसको उन तक न पहुंचा दे, इसलिए वो शियोन की हिदायत के मुताबिक अंडरग्राउंड थे। उनकी सोच के बिल्कुल बरक्स एजेंसी को अब उनसे भी पहले उनके बाप को पकड़ना था, जिसका उन्हें और उनके बाप शियोन को वह गुमान भी नहीं था कि जवेरिया को उन तक मुकम्मल तैयारी के बाद मोहरा बनाकर भेजा गया है। वो अपनी तरफ से जवेरिया को नकल व खमल के मुख्तलिफ ज़राए तब्दील करते हुए लेकर जा रहे थे, ताकि अमेरिका पुलिस किसी सूरत भी उन तक न पहुंच सके। लेकिन दौरान जो ट्रैकर चिप और खुफिया कैमरे उसके जेवरात और जूतों में नस्ब किए थे, उनसे ना सिर्फ वो जवेरिया को ट्रेस कर रहे थे, बल्कि उसके कानों में मौजूद बालियों के अंदर लगे पिनहोल कैमरे से सब देख भी रहे थे। वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान अब कुछ सफ़र के बाद चंद हसास जगहों से गुजरकर जवेरिया को चलती शिप से ही हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकालकर अब चीन की तरफ रवाना थे। बेवरली हिल्स में ये सुबह अजीब भोजलपन लिए हुए थी। बुरहान और रूबी के अलावा दुरांग विलास के तमाम मुकीन परेशान थे। बुरहान की छुपी खुशी उसकी आंखों की चमक में इजाफा कर रही थी। सबरीना अपनी परेशानी को उससे छुपाए हुए थी, क्योंकि दुरान ने उसे बुरहान पर कुछ भी वाज़ेह करने से मना किया था। दुरान ने बुरहान को कुछ भी नहीं कहा था। वो इस बात पर हैरान थी, लेकिन जवेरिया को यूँ तकरीब में ले आने पर अब तक नला थी। बुरहान की तकरीब में से यूँ जवेरिया का गायब हो जाना हॉलीवुड फिल्म नगरी की गर्मा खबर पर बन गई। पूरे मीडिया में इस खबर ने तहलका मचा दिया था। हर न्यूज़ चैनल पर यह खबर चल रही थी। अजीब अफवाहें थी जो इर्द गिर्द से उठ रही थीं। कोई नहीं जानता था जवेरिया कहाँ गई है, लेकिन सबको जवेरिया के सबका शोर पर शक था। वो शोर जो दुरान ने फर्जी तौर पर सबके सामने मुतारिफ करवाया था, वो शोर जिससे बचकर वो जवेरिया को यहाँ लाया था। अमेरिका की पुलिस का ध्यान उस झूठी खबर पर रखना ज़रूरी था। अमेरिका पुलिस से मुमताज में होने वाले इस सानिया की तहकीकात शुरू कर दी थी। अब भी दुरान ने मीडिया के सामने इल्ज़ाम उसके साबका नामालूम शोहर पर आयद किया था। सब लोग दुरान की इस बात को सुनकर उस पर यकीन कर गए थे। नहीं यकीन था तो अनिल को नहीं था। दुरान हमेशा की तरह इस दफ़ा भी उसे कोई बात वाज़िया नहीं बता रहा था। वो हमेशा कोई भी काम करने के बाद उसे कहा करता था, और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था। वो उलझा हुआ था। कल तक तो दुरान जवेरिया से मोहब्बत करने की खबर दे रहा था, और फिर अचानक उसे सब कुछ जानते बूझते हुए भी तकरीब में ले गया। दुरान कल रात ही उसको बिना बताए चीन के लिए रवाना हो चुका था, और अब उसके बार बार फ़ोन करने पर वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। चाइना पुलिस ने जवेरिया के नामालूम शोहर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुरान को चीन बुला लिया था। अनिल इस वक्त दुरांग विलास के लॉन्च में बैठा था और हाथ में पकड़े फ़ोन को बार बार कान से लगाकर दुरान के फ़ोन उठाने का मुंतज़िर था। रात किस लम्हे उसकी आंख लगी, और अब जब वो उठा तो पता चला दुरान घर नहीं है। वो उससे बिना बताए जा चुका था। अचानक मोबाइल पर पैगाम की आमद की घंटी बजी। उसने मोबाइल को सीधा किया और आंखों को स्क्रीन पर जमाया। ये पैगाम जैसिका का था। अनिल उस दिन से उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो उससे अब तक बहुत से पैगामात भेज चुकी थी। अनिल ने स्क्रीन को छुआ। स्क्रीन पर उसका भेजा हुआ पैगाम जगमगाने लगा। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अनगिनत पैगाम तो बस इसी सवाल के थे, लेकिन अभी आने वाला पैगाम ज़रा तवील था। उसने अंगूठे की मदद से पैगाम को खोला। देखो, अगर तुम इस बात से घबरा गए हो कि मैं सब जानने लगी हूँ और मैं तुम पर गुस्सा करूँगी, तो तुम गलत हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज शाम बेकरी के बाहर मैं तुम्हारी मुंतज़िर होंगी। जेसिका, फ्रैंक। अनिल ने गहरी सांस खारिज की। दुरान उसके बारे में भी तो उसे कुछ बताकर नहीं गया था। उससे जेसिका को क्या जवाब देना है? उसने मोबाइल स्क्रीन को बंद किया और जेब में रखा। सर को सोफे की पुश से टिका दिया। पिछले मुसलसल 2 घंटों से चलती गाड़ी एक झटके से रुकी। वो इस वक्त उस गाड़ी की डिक्की में बंद थी। गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज़ के बाद किसी ने डिक्की खोली और उसके बाजू को झटके से खींचकर उसे डिक्की से बाहर निकाला। इतने घंटों की तवील और थका देने वाली मसाफत के बाद वो अब जहाँ भी थी, वहाँ का दर्जा हरारत अमेरिका से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ इतनी सर्दी नहीं थी। अब कोई उसका बाजू थामे उसे ज़बरदस्ती चला रहा था, जबकि अपनी दाईं तरफ उसे किसी और के चलने का भी एहसास हो रहा था। स्याह पट्टी उसकी आंखों पर बंधी थी, और मुंह पर बंधे कपड़े की वजह से बाजें दर्द करने लगी थीं। दुरान का रात के बाद उससे कोई राब्ता नहीं हुआ था। पता नहीं कितने घंटे तो वो बहरी जहाज़ में नींद बेहोशी के आलम में रही थी, और होश तब आया था
जब उसे बहरी जहाज़ से दोबारा हेलीकॉप्टर में मुंतकिल किया गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर से उतारकर 3 जगह कार बदलकर वो अब जाकर कहीं पहुंची थी। वो जहाँ भी थी, उसे चलते हुए मुसलसल 10 मिनट हो चुके थे। यकदम से किसी लिफ्ट के ऊपर जाने का एहसास हुआ, फिर किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सी, और साथ ही एक झटके से उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। एकदम से स्याह पट्टी उतरने की वजह से तेज़ रोशनी ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया, और जैसे ही उससे मूंदी आंखें खुली, वो सान अदा हुए कि वो ही जगह थी जिसे उसे जहन्नुम का नाम दिया था। वो फिर से जहन्नुम की दहलीज पर खड़ी थी। उसके इर्द गिर्द स्याह फॉर्म, बड़े टेल डॉल के आदमी खड़े थे। उनमें से एक पट्टी उतारकर फिर से उसके बंधे बाजू थामे आगे बढ़ने लगा। वो रूहानी सी सूरत बनाए इर्द गिर्द देख रही थी। एक वक्त था जब लीता उसे यहाँ लाया था, और अब उसे पहुंचाने वाला दौरान था। आंखों की स्याह पुतलियां फिर से आंसू से तर होने लगी। दिल का बोझ बढ़ने लगा। जवेरिया। दुरान की आवाज़ सी, आंसू लुढ़क कर आँख की पुतली से गाल पर बह गया। दुरान के इतने घंटे बाद यूं आवाज़ सुनकर घबरा कर साथ चलते आदमी को देखा। यूं लगा जैसे उससे भी दुरान की आवाज़ सुन ली हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बेखबर उसका बाजू थामे चल रहा था, और उसी तरह उसकी दाएं तरफ मौजूद दूसरा शख्स हाथ में बड़ी सी बंदूक थामे चल रहा था। जवेरिया, घबराहट जाहिर मत करो। तुम मुझे सुन रही हो और मैं ये सब देख रहा हूँ। जैसा कहूँ बस वैसा करो। दुरान की आवाज़ पर ना चाहते हुए भी उसे हौसला हुआ था। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन दिल को दुरान पर यकीन था कि उसे यहाँ से निकाल लेगा। उसका जो भी मकसद था, उसके लिए वो हामी भर चुकी थी। इसलिए उसके मकसद में उसका पूरी तरह साथ देना अब फर्ज था। फिर चंद कदम ही आगे बढ़े थे जब दुरान की आवाज़ फिर से सुनाई दी। सुनो, अब पेट के बल झुको और मतली आने की अदाकारी करो। पेट में दर्द जैसी अदाकारी भी। क्या? वो उसे अदाकारी करने का कह रहा था? जवेरिया ने घबरा कर साथ चलते आदमी को देखा। वो उसकी हालत से बेनियाज चल रहा था। जल्दी करो, झुको और अदाकारी करो, ऐसे जैसे कि तुम्हारा दिल खराब हो रहा है। तुम्हें क्या आ रही है, या फिर पेट में शदीद दर्द हो जैसे। दुरान ने अब की बार थोड़े रौब से हिदायत की, क्योंकि वो उसके अचानक इस तरह के अमल करने पर खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही थी। दुरान के गुस्से करने पर वो फ़ौरन झुकी और मतली के अंदाज से मुंह से आवाज़ें निकालने लगी। वो टांगों को समेटकर ज़मीन पर कुछ इस अंदाज में झुक रही थी जैसे पेट में दर्द हो, और वो किसी भी लम्हे यहाँ कह कर सकती है। उसका बाजू थामे चलते आदमी को उसकी इस हालत पर रुकना पड़ा। दोनों आदमी अब हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। क्या हुआ इसे? साथ चलते आदमी ने पेशानी पर शिकन डाले परेशान लहजे में दूसरे की तरफ देखा। इसके मुंह से पट्टी खोलो। गुड। अब ये जैसे ही तुम्हारे मुंह से पट्टी हटाएं तो इसे बाथरूम जाने के लिए बोलो। कहो मुझे बाथरूम जाना है, अर्जेंट है। दुरान की अगली हिदायत उसके कान के पर्दों से टकराई थी। वो अब जमीन पर दोनों सानों बैठी गहरे गहरे सांस ले रही थी। आदमी झुका और पीछे से कान खोलकर उसके मुंह पर से पट्टी को हटाया। क्या हुआ है? मुझे वो बाथरूम जाना है। पट्टी के हटते ही गहरी सांस के साथ उससे फौरन अंग्रेजी जुबान में वही जुमला दोहराया जो उसे दुरान ने बोलने के लिए कहा था, और एक दफ़ा फिर से मतली की आवाज़ सिखाने लगी। ठीक है ठीक है, ऐसा करो तुम इसे बाथरूम ले जाओ, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। दाईं तरफ चलते आदमी ने दूसरे को कहा और खुद पुश मोड़ ली। हम्म। दूसरे आदमी ने भारी आवाज़ में हंकारा भरा, और जिस समय वो जा रहे थे उसका बाजू खींचते हुए रूह बाई की तरफ मोड़ लिया। ये अब एक लंबी राहदारी थी। पहले वो जिस समय जा रहे थे वो श्योन का ऑफिस सुमा कमरे की तरफ जाता हुआ रास्ता था, जहाँ उसे पहली दफ़ा लीताओ छोड़कर गया था। गुड। अदाकारी जारी रखो। दुरान की आवाज़ कानों के पर्दों से टकराई। दुरान उसे किसी खुफिया एजेंट की तरह हिदायत दे रहा था। वो अब बार बार झुकते हुए कैद की शिकायत जैसी आवाज़ें अलग से बरामद कर रही थी। ये एक बाथरूम नहीं था, एक कितार में बने बहुत से बाथरूम थे। वो आदमी अब उसके हाथ खोल रहा था। जल्दी जाओ और जल्दी बाहर आओ। हाथ खोलने के बाद उसने बाथरूम की तरफ इशारा किया और खुद वहीं पर खड़ा हो गया। हाथ खुलने पर वो यूं पेट पर हाथ रख के सरहद से बाथरूम में दाखिल हुई और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। कुछ भी मत बोलना, वो बाहर खड़ा है। किसी को भी किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। बार बार सीट शावर चलाती रहो। दुरान को कैसे पता था कि वो कुछ बोलने वाली है? शायद उसे अंदाज़ा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलती वो बोलने से मना कर चुका था। गुड। अब सुनो, तुम्हारे बाएं जूते की स्ट्रैप के बगल पर एक सुर्ख बटन है, उसे दबाओ। दुरान की बात मुकम्मल होने पर उसे झुककर अपने जूते की तरफ देखा। जिन जूतों को वो एक रात पहले तक अजीब कह रही थी वो अजूबा निकले थे।
सुर्ख रंग की बगल पर वाकई ही सुर्ख रंग का एक छोटा सा उभरा हुआ बटन था, जिस पर बज़ाहिर उसकी तवज्जो जाती तो वो जूते का डिज़ाइन ही लगता। उससे उंगली की पोर के जरिए जैसे ही बटन को दबाया, जूते की दाईं तरफ से किसी अलमारी की दराज की तरह एक छोटी सी डिब्बी नुमा किट नरमाहट से बाहर आई। उससे मुख्तलिफ खानों में छोटी छोटी अजीब सी चीज़ें पड़ी थीं। वो जो निढाल बैठी थी, एकदम हैरत से आंखें खुल गईं। वो हैरान फटी फटी आंखों से उन अजीबो-गरीब चीज़ों को देख रही थी। पहले खाने में ये कॉपिंग लेंस है। इनमें से अभी सिर्फ एक लेंस उठाकर अपनी दाईं आंख में डालो। दुरान की बात मुकम्मल होने पर उससे पहले खाने में पड़ी छोटी सी पैकेट को उठाया। ये वाकई छोटी सी डिब्बी में ऊपर नीचे रखे हुए बेरंग लेंस थे। कॉपिंग लेंस किसी भी लॉक को अपने अंदर ना सिर्फ कॉपी कर सकता था, बल्कि उसका डिकोड भी जनरेट कर सकता था। परेशान मत हो, इस डब्बी को खोलो। लेंस को अपनी उंगली की पोर पर रखो और उंगली की पुतली को मुकम्मल खोलकर उसके करीब करो। तुरान उसे हिदायत दे रहा था। उससे पहले कभी लेंस आँख में नहीं डाले थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि उसको ये नहीं पता था कि आँख में लेंस किस तरह डाला जाता है। जवेरिया प्लीज संभालो खुद को, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। लेंस नीचे गिर जाएगा। कोई मिरर है क्या यहाँ पर? उसके हाथ की लर्जिश वो देख रहा था, इसीलिए परेशान हो गया था। वो क्या करती, चाहे वो उसे हर तरह की हिदायत दे रहा था, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं था। बोलना मत, हाथ से इशारा करो। चवेलिया ने गर्दन उठाकर इर्द गिर्द देखा। ये छोटा सा बाथरूम था, जहाँ सिवाय टॉयलेट सीट और एक वॉश बेसिन के और कुछ नहीं था। उससे आहिस्तगी से इंगेज को दाएं बाएं हिलाते हुए तुरान को नफ़ी का इशारा दिया और शावर फिर से चलाया। ओह, अच्छा कोई बात नहीं। यह हम लेंस की निस्बत आसान है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। लेंस को निकालकर उंगली की पोर पर रखो और दाईं आंख की पुतली को खोलकर उसके करीब ले जाओ। ये खुद ही पुतली से चिपक जाएगा। दुरान की बात मुकम्मल होने पर उससे कांपते हाथों से डब्बी को खोलकर उसमें से लेंस को निकाला और अपनी उंगली की पोर पर रखा। जैसे ही आंख की पुतली की नज़दीक किया, वो वाकई ही पलक झपकते ही उसकी आंख की पुतली से चिपक गया। एक पल को उसने आंख को झपका, लेकिन अगले ही लम्हे सब साफ दिखाई देने लगा। 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, अब हो गया है। दुरान की आवाज़ पर उससे हाथ में पकड़ी डिब्बी को बंद किया। ओके, अब यहाँ दूसरे नंबर वाले खाने में एक बहुत छोटी माइक्रो इंजेक्शन चिप पड़ी है और एक अदद अंगूठी है। वो माइक्रो नीडल चिप को अंगूठी के ऊपर रखो। एहतियात से, नीडल तुम्हारे हाथ में नहीं चुभनी चाहिए। चवेलिया ने सफ़ेद नगीने जैसे चिप को उठाया। वो सफ़ेद चमकता नगीना था, लेकिन उस पर उभार में बहुत बारीक सुइयां थीं। उससे दुरान की हिदायत के मुताबिक जैसे नगीने को उठाकर अंगूठी के ऊपर रखा, जहाँ पहले से ही नगीने की जगह को छोड़ा गया था। वो चिप एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ पर नगीने की जगह पर फिट हो गई थी। वो आदमी अब धाड़ धाड़ से दरवाज़ा बजा रहा था और बाहर आने के लिए कह रहा था। इस अंगूठी को दाएं हाथ की उंगली में पहन लो। दुरान की हर बात को मनोअन मान रही थी। इस वक्त ज़हन में इस सब अजीबो-गरीब तैयारी को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो दुरान से कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ सुन सकती थी, बोल नहीं सकती थी। चलो, अब जूते का स्ट्रैप फिर से दबाओ और उसे किट को बंद कर दो। दुरान की हिदायत के मुताबिक उससे आहिस्ते से फिर से स्ट्रैप के बगल पर लगा बटन दबाया। जूते के सोल में मौजूद किट फिर से उसी तरह गायब हो गई जैसी तरह बाहर आई थी। अब बाहर जाओ। दुरान के अगले हुक्म पर वो कांपते हाथों के साथ दरवाजे के अत्ते को घुमाती बाहर आई। आदमी ने उसका बाजू खींचकर अपनी तरफ किया और हाथों को बांधे बिना उसका बाजू दबोचे आगे की तरफ चल दिया। कहा था ना, वो मामूली लड़की नहीं है और अब तो उसकी कीमत आसमान से बातें करने लगी है। स्याह रंग की लेदर सीट एक झटके से घूमी। सुख रंग के कोट में मलबूस यौन चहक कर कान से लगे फ़ोन पर महुई गुफ्तगू था। फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद हार्वी को वो जवेरिया के पहुंचाने की इत्तला दे रहा था। ये उसका ऑफिस-नुमा कमरा था। जवेरिया को दुरान की हिफाज़त से निकाल कर वापस ले आया था। ये बात उसके चहकने का सबब नहीं थी, बल्कि जवेरिया के यहाँ पहुँचने से पहले ही तमाम खुफिया माफिया डीलर्स और अमीर-कबीर लोगों की जवेरिया के लिए मांग उसको हैरान कर गई थी। माफिया के बहुत से बड़े डीलर से जवेरिया के लिए मुँह मांगी कीमत देने का फैसला कर लिया था। कल तक जिस जवेरिया को वो सिर्फ अपनी अना के लिए वापस लाना चाहता था, कि वो मामूली सा हीरो कैसे उसे उसके जाल से निकाल कर ले उड़ा, आज वही लड़की उसके लिए कीमती इक्का बन गई थी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? हार्वी उसके इस तरह चहकने पर हैरत से बोला। ऐसा क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे कि उसकी कितनी धूम हो गई है। एलेक्स रॉबर्ट उस लड़की की एक रात की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। श्योन ने केका लगाते हुए गर्मजोशी से जवाब दिया और फिर हवासा से सारी बत्ती से निकाले आंखें झपकाईं।
एलेक्स एक अय्याश मगर करोड़पति आदमी था और उसकी पेशकश ने श्योन के होश उड़ा दिए। देखा, मुझे हीरे की बहुत पहचान है, इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ रहा था। एलेक्स रॉबर्ट, हैरत है, लेकिन अगर वो उस लड़की की मांग कर रहा है तो मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ। हार्वी ने हैरत जाहिर करते हुए श्योन की बात की तायीद की। एलेक्स रॉबर्ट 55 साल का अय्याश परस्त इंसान था। वो दौलतमंद था और माफिया का खुफिया रुकन था। जवेरिया को दुरान की हिफाजत से निकालकर यहाँ तक पहुँचाने में उससे भी शोन को माली तौर पर इमदाद दी थी। इससे वो जवेरिया पर अपना हक जता रहा था, लेकिन वो उसकी कीमत के तौर पर शोन को भारी रकम और मंशियात भी दे रहा था। एलेक्स के तो अनोखे शौक हो रहते हैं। उसको छोड़ो, तुम ये बताओ लड़की के हीरो का क्या हाल है? सांप लूट रहे होंगे उसके सीने पर तो। बुलंद वो बांग कहका लगाते हुए वो अब हार्वी से दुरान के मुतालिक पूछ रहा था। आंखों में शैतानी चमक और चेहरे पर बेपनाह हबासत थी। हार्वी ने भी गर्मजोशी के साथ उसके कहके में उसका साथ दिया। उसकी ना पूछो, क्या मंसूबा था हमारा। वो तो पागल हो गया है। बुरहान के जरिए खबर मिली है वो चाइना भी पहुंच गया है। सर पटकता रहेगा, लेकिन अब इस लड़की को नहीं ढूंढ सकेगा। उसकी तो 7 पुश्तें इस बात को याद रखेंगी कि श्योन से पंगा कैसे लिया जाता है। असल जिंदगी में हीरो बनना आसान नहीं है। शेयॉन ने सजाया मुस्कुराहट को गहरा किया और दरवाजे पर होती दस्तक पर पन्ने उठाए निगाह दरवाजे की तरफ की। दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खोले 2 स्याह फॉर्म जवेरिया को दाएं बाएं से पकड़कर अंदर लाए। शेयॉन को देखते ही जहां उसकी रंगत सफ़ेद हुई, वहीं शेयॉन की खुशी इतनी थी। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। शेयॉन ने कमीनगी से सामने देखा और फ़ोन कान से हटाकर मेज़ पर रखा। एक झटके से अपनी जगह से उठा। खुश आमदीद, खुश आमदीद, मेरी बेचारी बच्ची। शायद तुम ये नहीं जानती थी कि पिंजरे से भागी हुई परकटी चिड़ियों को बाहर की ताज़ा हवा रास नहीं आया करती। टूटी फूटी सी अंग्रेजी जुबान में कहता हुआ वो कदम कदम आगे बढ़ रहा था। उसके लहजे में बला का गुरूर था। दोनों स्याह फॉर्म उसके करीब आने पर जवेरिया के बाजू छोड़कर एहतराम से पीछे हुए। श्यों ने दांत पीसकर जवेरिया का ऊपर से नीचे तक जायजा लिया और झपटकर उसके बालों को सर की पूंछ से हाथों में दबोच लिया। तकलीफ के बायस वो सिसक उठी। दौरान हिफाजत का समझाने के बाद से लेकर अब तक गायब था। कानों में मुकम्मल खामोशी थी, मतलब वो इस वक्त राब्ते में नहीं था। तुम क्या समझती थी? तुम मेरे हाथ से बच निकली हो। तुम अगर मर भी जाती तो मैं श्योन तुम्हारी लाश को कब्र से निकाल कर यहाँ लाता और सबके सामने उल्टा लटकाता, ताकि यहाँ मेरी कैद में मौजूद बाकी लड़कियां कभी ऐसा कदम उठाने का सोचते हुए भी कांप जाती। वो पूरी कुव्वत से उसके बालों को तवज्जो घुरा रहा था। उसके गुस्से से सुर्ख होती आंखों में खून उतर रहा था। वो अपना चेहरा करीब किए किसी सांप की तरह फुंकार रहा था, जबकि जवेरिया की तकलीफ के बायस कनपटी की रगें उभर रही थीं। लबों के किनारे इतनी देर कपड़ा बांधे रहने की वजह से ना सिर्फ सुर्ख हो रहे थे, बल्कि दोनों तरफ कट लगकर खून रिस रहा था। उसी तरह कनपट्टी पर भी पट्टी के सुर्ख निशान थे, जबकि माथे पर कार की डिग्गी लगने से बाईं तरफ सुर्ख उभार था। आंखों के ऊपरी पपोटे रोने के बाद सूज चुके थे, बल्कि नम होकर एक दूसरे से चिपक रही थीं। काजल आंखों में फैलकर नीचे आ रहा था और अब शेओन की यूं बाल दबोचने पर बाल भी बिखर गए थे। चल अब मेरे साथ। शेओन ने एक झटके से उसका बाजू थामा और तेज के तेज कदम उठाता ऑफिस सुमा कमरे से बाहर निकला। उसके कानों में एकदम खटपट की आवाज़ें गूंजने लगी। शायद दुरान राब्ते में था। ये कहाँ ले जा रहा है इसे? अचानक कानों के पर्दों से आवाज़ टकराई। कानों में गूंजने वाली आवाज़ दुरान की नहीं थी। ये कोई अंग्रेजी जुबान में मुहातिब था, मतलब दुरान के साथ कोई और भी था जो उसे देख रहा था। पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। तुम सिस्टम ऑन करो जल्दी। जवेरिया, बी ब्रेव, वी आर विद यू। दुरान अपने साथी को सिस्टम ऑन करने का कहकर बड़े ही पेशेवराना अंदाज से उसकी हौसला अफजाई कर रहा था और वो उसे सुनते हुए शॉन के पीछे उसके तेज चलने के बायस लड़खड़ाते हुए चल रही थी। ऑफिस से निकलने के बाद एक लंबी राहदारी थी जिसमें जगह जगह मुख्तलिफ कमरे थे। ये कमरे उनकी हाई सेक्स वर्कर लड़कियों के थे, जिनमें से बहुत सी शॉन का शोर सुनकर कमरों से बाहर निकलकर अब जवेरिया की तरफ देख रही थी। उनके चेहरों पर कोई तासुर नहीं था, वो बेहिस हो चुकी थी। इसलिए उनमें से कुछ तो अब इस मंजर को देखकर बाकायदा मुस्कुरा रही थीं। लंबी राहदारी से गुजरने के बाद शॉन अब एक लोहे की सलाखों वाले दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसके दरवाजे के करीब दीवार पर लॉक कीपैड मौजूद था। दुरान अब अपने साथी के साथ बात करने में मसरूफ था। इससे पहले कि शॉन लॉक को कोड दबाता, दुरान उजलत में उससे मुखातिब हुआ। जवेरिया, सुनो। अब वो इस दरवाजे को कोड लगाएगा।
तुम्हें लेंस वाली पूरी आंख खोलकर इस पर फोकस करना है, जल्दी से। कीपैड पर फोकस करो। दुरान की हिदायत पर अमल करते हुए उसने बेसाख्ता श्योन के बढ़ते हाथ के पीछे मौजूद लॉक की पैड की जानिब गौर से देखा। जवेरिया, पूरी आंख खोलो और अब आंख झपकना मत जब तक वो मुकम्मल कोड डायल न कर ले। दुरान पुरजोश लहजे में उसे हुक्म दे रहा था और साथ साथ वो किसी और को भी हिदायत दे रहा था। यकीनन वो अब उस लेंस का कोई इस्तेमाल करना चाहता था जो उससे कुछ देर पहले उसकी आंख में लगवाया था। श्योन की पैड पर उंगलियां टपटपा रहा था। दुरान की हिदायत के मुताबिक उसने नसें पूरी तरह कोट पर जमाई और पलक झपकने से गुरेज किया। जी, कोड कॉपी हुआ? यस, डन। दुरान के सवाल पर दूसरे शख्स ने कोड कॉपी होने की तायद की। कोड दबाने के चंद सेकंड बाद ही सलाखों वाला दरवाज़ा स्लाइड सूरत दाएं से बाएं दीवार के अंदर घुसा और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही वो एक लिफ्ट में थे जो नीचे जा रही थी। जवैया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। बदबूदार गैलरी के इर्द गिर्द बने जेलनुमा कमरे, कमरों में नीम बरहाना लड़कियां और खून में लथपथ दीवारें, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। लिफ्ट रुकी और वाकई वो उसी तहखाने में थे जहां उसने अपनी जिंदगी के खौफनाक दिन और रात गुजारे थे। हाँ, वहाँ उस जैसी बहुत सी लड़कियां आज भी कैद थीं। वो फटी आंखों और बैठे दिल के साथ सामने दिख रही थी। जब श्योन ने एक झटके से उसके बाजू को खींचा और आगे बढ़ने लगा, गैलरी की वसत पहुंचकर वो ऊंची आवाज में चीखा। जागो सब, जागो, देखो इसको और पहचानो। वो जहां जहां से गुजर रहा था, जेलनुमा कमरों में कैद बेबस लड़कियां फटी फटी आंखों से सलाखें थामे उसे देख रही थीं। ये है वो चूंटी जो अपनी औकात भूलकर श्योन को हराने चली थी, मुझे धोखा देकर भाग गई थी। बात करते वो एकदम से पलटा और फिर से चवेरिया के बालों को मुट्ठी में दबोच लिया। उसके चेहरे पर शैतानी गुस्से में भरी आंखें गाड़े खड़ा वो कोई वहशी दरिंदा लग रहा था। देखो सब इसको और जान लो सब कि श्योन की कैद से भागी हुई लड़की का वो उसकी आखिरी सांस तक पीछा करता है, और जब वो मिल जाती है तो उसे भयानक सजा देता है। तुम सबकी सांसों पर, तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है। मैं खुदा हूं तुम सबका। सुना सबने? मैं खुदा हूं। श्योन उसे गले को दबोचे उसके चेहरे पर अपना चेहरा झुकाए हुए वहशियों की तरह कुफर कलामात कह रहा था। उसका चेहरा चवेरिया के चेहरे के इतने करीब था कि उसके सांस लेने की बदबूदार गर्म हवा को भी चवेरिया अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। दुरान की आवाज़ कानों के पर्दे से टकराई। दुरान की आवाज़ से साफ साहिर था कि वो सबके आलम में बामुश्किल बोल रहा है। जवेरिया, थूको इसके मुंह पर। वो चवेरिया को थूकने का कह रहा था। चवेरिया ने फटी फटी आंखों से श्योन के शैतानी चेहरे को देखा जिसम खौफ से लरस रहा था। लेकिन उसका आखिरी जुमला किसी भी मुसलमान के असाब पर इसी तरह हथौड़े बरसा था जैसे इस वक्त दुरान के और उसके असाब पर बरसाए थे। वो वक्त का फ़ारौन था। दुरान के साथ मौजूद दूसरा शख्स शायद उसे पुरसुकून रहने के लिए कह रहा था जबकि वो लगातार चीख रहा था। इट्स माई ऑर्डर, थूको इसके मुंह पर। वो जो बेहिस्सो हरकत खड़ी थी, एकदम से जैसे किसी अनजानी ताकत के बायस नाक फैलाकर श्योन की आंखों में आंखें डाली और फिर उसके मुंह पर थूक दिया। सब साकिन हो गया, सबके मुंह खुल गए। जवेरिया के थूकने के बायस श्योन की आंखें बंद हो चुकी थीं। उसके गलीस चेहरे पर जा बेजा सफ़ेद थूक के छींटे थे।